राहुल जी, अखिलेश जी, दो लड़कों की जोड़ी फिर से सामने है। मतलब आप चुनौती नहीं मानते हैं पांडे जी? अरे भाई, ये दो लड़कों की जोड़ी 17 में आई थी। इसके बाद ये फिल्म कई बार फ्लॉप हो चुकी है। अब चूंकि कोई दूसरा उस इंडस्ट्री में कोई कलाकार प्रवेश ही नहीं कर रहा है, इसलिए उसी फिल्म की रील को फिर चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो राहुल अखिलेश की जोड़ी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। ये सीट से समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर पर थे, सीट का त्याग दिया, कांग्रेस को सीट दे दी। मतलब किसी भी तरह से मोदी ने, क्योंकि मोदी आ गया तो इस बार अगली बार से चुनाव ही होने बंद हो जाएंगे, ये कहा है। तो मैं स्पष्ट कर दूं, अमन जी, आप देश के जाने माने एंकर हैं। कांग्रेस श्री राहुल जी की अगुवाई में सिमटते सिमटते 50 के आंकड़े के नीचे आ गई है। वह है जरूर राष्ट्रीय पार्टी, और अखिलेश जी अब वो राष्ट्रीय पार्टी के दर्जे से भी कम पोजीशन में आ चुके हैं। अब ये जोड़ी इस समय, मैं आपको बता दे रहा हूं, इस जोड़ी की लड़ाई ये आ गई है कि 80 में कैसों दूठ पा जाल जाए, ये लड़ाई पा गए लोग। वह संकट इन दोनों के सामने खड़ा हो गया है। जोड़ी की तो बात छोड़ दीजिए। तो मतलब 80 में से कितनी कह रहे हैं आपके हिसाब से? 80 में से कितनी? 80 में से 80 आएंगे। तो ये संकट में है कि हम दू कैसो पा जाए। तो कन्नौज, आजमगढ़ सब हारेंगे ये लोग? हाँ, कन्नौज में भी हारेंगे। आजमगढ़ में बहुत दिनों बाद निरहुआ, मैं तो धन्यवाद दूंगा कि एक सांस्कृतिक कलाकार होते हुए जिस तरह उसने उपचुनाव जीत करके निरहु जी ने वहां पर जिस तरह दिनेश लाल यादव ने विकास के काम किए हैं। और मैं आपको बता रहा हूं, मैं इसलिए बता रहा हूं कि कितने संवेदनहीन नेता रहे हैं ये लोग, कि कोरोना आया भैया, बनारस के लोग सुन लो आप, और कोरोना में मोदी जी देश को संभाल रहे थे। और कोरोना में मैं अपनी सांसद निधि से पीपी किट के लिए दिया जी, पूरे चंदौली में पैसा 40 लाख रुपया दिया जी। और गाजीपुर और आजमगढ़ में मेरी पार्टी के सांसद नहीं थे जी, मैंने वहां पर भी 15 लाख गाजीपुर, 10 लाख आजमगढ़ भेजा। अखिलेश को तब तक होश नहीं था कि मैं यहाँ का सांसद, मुझे कुछ करना चाहिए जी। हम बगल के सांसद थे, क्योंकि दूसरे जगहों पर भी दैवीय आपदा में भी 25% राशि हम दे सकते हैं, ये प्रावधान है सांसद निधि में। तो जो खोज खबर नहीं लिए, दिनेश लाल यादव निरहुआ ने आजमगढ़ में जम के खोज खबर ली है, विकास किया है, इसलिए वो जीतने जा रहा है। आजमगढ़ की जनता समझ गई है कि ये पराये लोग आके लड़के चले जाते हैं सर्टिफिकेट लेके, फिर आते नहीं है। हमारे बीच का दिनेश लाल यादव लड़ लिया है, या घर बना लिया, यहाँ रह रहा है, या हमारे सुख दुख का साथी है, वही जीतने जा रहा है। तो रायबरेली, मतलब अब तो अमेठी से रायबरेली गए राहुल गांधी, वो वहां भी हारेंगे भाई। रायबरेली में जब अमेठी नहीं लड़ रहे राहुल गांधी इस बार, वहां की जनता को पता चल गया कि राहुल गांधी अब अंतिम दिन, वो नौजवान जरा भाई अन्यथा मत लेना, थोड़ा सा उम्र नौजवानों से मेरी बढ़ गई है। एक फिल्म थी चुपके चुपके, याद है आप लोगों को? चुपके चुपके। तो ये चुपके चुपके अंतिम दिन ये स्रोत पता लगा लिया राहुल जी ने कि हम वायनाड में हार सकते हैं, तो चलो मम्मी की कर्म भूमि लेने चले आए। तो वहां की जनता दिनेश सिंह के काम को देख के, उद्यान मंत्री ने वहां इतना काम किया रायबरेली में, और सारी रायबरेली की शक्ति आज भाजपा के संग खड़ी है। ये संकट खड़ा है जी राहुल के सामने, वह सीट भी उनकी फंस गई। दिनेश सिंह वहां पर हमारे उद्यान मंत्री जीतने जा रहे हैं। अच्छा, रायबरेली जीत रहे हैं आप कह रहे हैं, कन्नौज जीत रहे हैं, आजमगढ़ जीत रहे हैं, 80 में से 80 जीत रहे हैं। लेकिन फिर भी आज अरविंद केजरीवाल का एक जिक्र कर देता हूं, क्योंकि हम यहाँ पर बैठे हैं, उन्होंने चुनाव भी लड़ा था। उन्होंने कहा है कि अगर प्रधानमंत्री जीत गए तीसरी बार, मोदी जी बन गए, तो योगी आदित्यनाथ को 2 महीने में हटा देंगे वो, क्योंकि योगी जी पीएम मोदी के लिए चैलेंज बनते जा रहे हैं। जैसे करियर खत्म किया आडवाणी जी का और तमाम नेताओं का, वसुंधरा राजे सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान, वैसे योगी जी को 2 महीने में हटा देंगे, बकौल अरविंद केजरीवाल। अब केजरीवाल एक विश्वासघाती नेता है। विश्वासघाती इन द सेंस, अन्ना हजारे के विश्वास को उन्होंने तोड़ा। उनके संगठन का नाम था इंडिया अगेंस्ट करप्शन, एनजीओ। अन्ना हजारे का मूवमेंट अच्छा चला, समाज के अनेक लोग आए, और उन्होंने उनके आंदोलन से विश्वासघात करके अपनी राजनीतिक इच्छा की रोटी सेकनी शुरू की। उनको पार्टियों में विश्वास क्या होता है नेताओं का, इसकी समझ और जानकारी नहीं है।
भारतीय जनता पार्टी के युग पुरुष नेता के रूप में नरेंद्र मोदी और आज भाजपा में योगी आदित्यनाथ जी हों, माननीय अमित शाह जी हों, जेपी नड्डा साहब हों, राजनाथ सिंह, मैं भी एक जिम्मेवार कार्यकर्ता हूं, हम सब लोग माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में अटल आडवाणी और हमारे ठाकरे जी ने, भंडारी जी ने, भैरव सिंह शेखावत ने ये जो राहें दिखाई हैं, ये संगठन परस्पर विश्वास से चलता है और टीम भावना से काम करता है। इसकी केजरीवाल को समझ नहीं है, इसलिए ऐसी अनुचित बातें करें जिसका कोई सिर है न पैर है। लेकिन सिंपैथी उनको क्या मिलेगी? मतलब अभी जेल से बाहर आए, शायद 50-51 दिन वो जेल में रहे, आपको लग रहा है केजरीवाल को लेकर वो सिंपैथी होगी लोगों के मन में? अभी 22 दिन हैं चुनाव। अरे सिंपैथी है कि लोग दुखी हैं कि ये आदमी कितना सपने दिखाया और सपने दिखा करके यह आदमी जो है इतने बड़े घोटाले में चला गया और वो जेल से केवल प्रचार के लिए आए हैं। आरोप सब कायम हैं और उनके लोगों को जो है, सभी लोगों पर आरोप इतने पुख्ता हैं, अदालतों की बहसें जो मीडिया के सामने आई हैं जी, वो सब चीजें इतने तथ्यपूर्ण हैं कि उसमें से सारी चीजें जनता देख रही है और जनता ऐसे आदमी के दोहरे चरित्र को समझ चुकी है, इसलिए संपैथी शब्द तो समाप्त हो चुका है। कह रहे हैं सबका नंबर आएगा। आज अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा अभी तो मेरा नंबर आया है, अभी ममता को भी आप लोग जेल में डालेंगे, फिर उद्धव को जेल में डालेंगे, फिर स्टालिन को जेल में डालेंगे, फिर अखिलेश को जेल में डालेंगे। आप लोगों ने लिस्ट बना रखी है, जैसे ही मोदी जी दोबारा चुनकर आए ये सबका एक एक करके नंबर लगेगा। ये अरविंद केजरीवाल जी का दावा है, ये सच है या नहीं? डिनाई कर दीजिए, कह दीजिए नहीं ऐसा मैं नहीं। इसके उत्तर में अमन जी एक ही लाइन बोलूंगा, हाँ, नरेंद्र मोदी और जनता के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन है। नरेंद्र मोदी पर देश की 140 करोड़ जनता का विश्वास है और नरेंद्र मोदी को जनता पर विश्वास है। भारत के प्रधानमंत्री का लाल किले का संबोधन सीधे से भारत के प्रधानमंत्री माने भारत की आवाज माना जाता है और वहां से डंकी की चोट पर नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ मेरी लड़ाई रुकने वाली नहीं है और जनता कह रही मोदी तुम रुको मत। तो वो जो आदमी कोई छिपा के नहीं, चाहे वो कोई भ्रष्टाचारी हो, नरेंद्र मोदी की लड़ाई चलेगी। अब उसमें किसी से व्यक्तिगत राग दोष नहीं है, जो केवल इसलिए सत्ता में आते हैं कि सत्ता में आओ और अपार संपत्ति दौलत बनाओ, उनको चिंता है और वह चिंता उनको रहनी चाहिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी फिर आएंगे तो इस भ्रष्टाचार के इस कैंसर को खत्म करने के लिए पूरी जिम्मेवारी से लड़ेंगे, डरने वाले डरे। तो आप बेसिकली महेंद्रनाथ पांडे जी डिनाई नहीं कर रहे हैं, जो अखिलेश यादव मतलब जो केजरीवाल जी कह रहे हैं कि सबका नंबर आएगा, सारे भ्रष्टाचारियों का नंबर आएगा। मतलब निश्चित भ्रष्टाचारियों का, हाँ, और सदाचारियों का सम्मान होगा, अभिनंदन होगा जी। सदाचार मतलब जो उस पार से इस पार आ जाएंगे, ना, वो धुल जाएगा उनका। ना, जो जनता की सेवा की सरकार, जो गरीबों की भलाई की सरकार, जो भी व्यक्ति गरीबों के हित के कदम उठाएगा। अरे अब कल्पना करिए ना, एक चीजों को देखिए ना, अब जैसे पद्म पुरस्कार ये राष्ट्रपति भवन तय करता है, लेकिन सरकार भी उसमें सुझाव देती है। आप इसी से समझिए कि एक भारत का प्रधानमंत्री की सोच क्या है, उसकी दृष्टि क्या है। मोटरसाइकिल पर सिलीगुड़ी में बांध के ले जाने वाले उस मोटरसाइकिल चालक को, हर मरीज को टूटे उबड़े खोबड़े रास्तों से ले जाके अस्पताल ले जाता था। मोदी की निगाह वहां पहुंची कि इसको पद्मश्री देना चाहिए। तो जो आदमी ऐसे लोगों तक पहुंच रहा है, देश का तंत्र ऐसे लोगों तक पहुंच रहा है, वह तंत्र और जनता के बीच में कनेक्शन है। गरीबों की मदद करने वाला, साथ साथ ईमानदारी से जनसेवा करने वाला, ईमानदारी से सरकारी करने वाला, चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो प्रशासकीय कर्मी हो या समाज सेवी हो, वह जरूर सम्मान पाएगा। भ्रष्टाचारी के विरुद्ध लड़ाई चलेगी और जनता खुद महसूस कर रही है कि अगर इन भ्रष्टाचारियों को नरेंद्र मोदी नहीं सबक सिखा सके तो कोई नहीं कर पाएगा। यह जन विश्वास आज भारत की 140